देख लीजिए। अब अगर आपको कोई मशीनरी मूव करनी है, अगर आपको सैनिक मूव करने हैं, तो यहाँ पे किस किस तरीके की ये देखिए भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं वो क्या हैं, दूरियां क्या हैं, वो भी पाकिस्तान देख लीजिए, सऊदी अरब देख लीजिए, इजराइल की स्थिति आपको दिखा रहा हूं, और यमन भी देख लीजिए। बहरहाल क्योंकि यमन में हूती विद्रोहियों के लिए इन दिनों बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लोग वहां पहुंचेंगे और हूती विद्रोहियों से निपटने में मदद देंगे। लेकिन यहां पर ये देखिए जरा, ये दूरियां देखिए, ये जो सऊदी के साथ डील हुई है वो देखिए, तो इस डील में एक्चुअली किसके लिए क्या है ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कमोडोर बहल, अब इसके हिसाब से समझाइए। देखिए, अगर आप यमन से डिस्टेंस देखिए इसराइल का 1500 से 2000 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस पड़ जाएगा सऊदी अरेबिया का, पर पाकिस्तान का उससे ज्यादा डिस्टेंस पड़ेगा। यानी कि पाकिस्तान सपोर्ट में इसलिए आएगा क्योंकि 6 इनकी टोटल फोर्सेस कितनी है सऊदी अरेबिया की? सऊदी अरेबिया की टोटल फोर्सेस सिर्फ 75,000 आर्मी, 30,000 एयरफोर्स और 13,500 नेवी, यही है उनका टोटल। 363 एयरक्राफ्ट है फाइटर इनके पास सिर्फ, लेकिन वो अपनी डिफेंस के लिए एक इंश्योरेंस लेना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। और दूसरी बात, पाकिस्तान को भी कोई इंश्योरेंस तस्वुर कर सकता है? बिल्कुल कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान एक खिसियानी बिल्ली और साथ में एक शातिर सियार है। खिसियानी बिल्ली जब भारत अटैक करता है, उनको जब चोट लगती है तो भागते हैं अमेरिका के पास खिसियानी बिल्ली। और शातिर सियार कैसे हो गया कि कल अगर हम कोई आतंकी हमला करते हैं तो अगर हमारे ऊपर भारत ने ऑप सिंदूर 2 किया तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक डिटरेंस होगी कि सऊदी अरेबिया को जंप करना पड़ेगा। लेकिन सऊदी अरेबिया नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है। एक चीज लास्ट कहना चाहता हूं, पेशेश्कियन को इन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे साथ है, इजराइल के अगेंस्ट कंडेम किया था। पेशेश्कियन आए तो तब भी यही गारंटी दी, पर क्या किया एक्चुअलिटी के अंदर? कुछ भी नहीं। पेशेश्कियन को भी तो गारंटी दी थी, किया क्या था एक्चुअलिटी में? तो क्या किसी के लिए इंश्योरेंस हो सकते हैं? कतई नहीं। और दूसरा, क्या ये सोच रहे हैं कि अगर भारत यहां से ऑपरेशन सिंदूर 2.2 को अंजाम देता है तो उधर क्या सऊदी उसके साथ खड़ा होगा? भूल जाएंगे। क्यों कह रहा हूं, जरा देखिए। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी है बड़ी खबर। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले सीडीएस अनिल चौहान, रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। भारतीय सेना का मिशन पूरी तरह से कामयाब रहा था। ऑपरेशन सिंदूर पर सीडीएस ने कहा कि हमने हमारा हाल का जो ऑपरेशन था उससे हमने बहुत सारे सबक भी लिए हैं और उसको हम इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं, और इस तरीके से आने वाले दिनों में हमारी तैयारियां और मुकम्मल होंगी। क्या कहा है सीडीएस ने? जाहिर है जनरल सिन्हा, आपने इसको सुना होगा। हाँ, और हमारे शहर से ही बोल रहे थे, रांची से जाकर के बोल रहे थे वहां पर ऑप्शनों को। और मैंने वहां बात किया क्योंकि मेरी बटालियन। दो लाइनें सुन लें इनकी, फिर आपका जी इंटरप्रिटेशन। हमने जो है 7 तारीख को जो टेररिस्ट टारगेट्स 9 चुने थे, उनको हमने रात के 1 बजे लेकर के 1:30 बजे के बीच में स्ट्राइक किया। आपको पता है इसके पहले बालाकोट के ऑपरेशन हुए थे, और बालाकोट के ऑपरेशन हम कहते रह गए कि ये हमने मारे हैं, सक्सेसफुल हैं, लेकिन एविडेंस या इस तरह की सैटेलाइट इमेजरी या फोटोग्राफ नहीं थे। लेकिन अब जो हम कर रहे थे, रात के 1:30 बजे क्यों किया हमने? 1 बजे, वो तो सबसे अंधेरा होता है, सबसे मुश्किल होगा सैटेलाइट इमेजरी लेना, उसकी फोटोग्राफ लेना, एविडेंस कलेक्ट करना। फिर भी हमने रात के 1 या 1:30 बजे किया। ऐसा क्यों था? ऐसा 2 कारणों से था। एक तो हमें अपनी क्षमताओं के, अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर भरोसा था कि रात में भी करेंगे तो रात में भी उसकी इमेजरी ले सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हम लोग सिविलियन कैजुअलिटीज जो है अवॉइड करना चाहते थे। सबसे बेहतर समय होता 5:30-6 बजे का टाइम, जबकि उजाला होना शुरू हो जाता है, बट वो टाइम जो है पहली अजान या पहली नमाज का भी होता है। तो उस टाइम उसी भावलपुर में, मुरीदके में इस तरह का चहल पहल शुरू हो गई होती तो काफी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दुश्मनों को तबाह करना हमारे लिए प्रायोरिटी है, लेकिन उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात की कभी नहीं भूलते कि कोलैटरल डैमेज ना हो, वहां पर रहने वाले सिविलियंस जो बेकसूर हैं उनका खून ना बहाए। और उधर से तो तंजीमों के नाम पर आप जानते हैं कि यही होता है, बेकसूरों का खून बहाओ। इसीलिए अब 2.0 की चर्चा भी बहुत तेज हो गई है। लेकिन यहाँ पर जो बातें कही गई हैं उसको इंटायरिटी में आपने रांची में कहा, तो आपने और अच्छे से सुना होगा सर। हाँ, मैंने बड़े अच्छे से सुना इसका, और क्या आकलन भी किया। क्या कह रहे हैं? बात वो कह रहे हैं कि देखिए हम कितने कॉन्सेंट्रेट किए कि कहीं भी कोलैटरल डैमेज ना हो। इसके लिए हम 1:30 बजे रात में गए और उन्होंने कहा कि देखिए हमारे अपने को इस क्षमता के ऊपर में, पहले फेयर वेदर होता था, केवल फेयर वेदर और लाइट के समय हम ले सकते थे इमेजरी, सैटेलाइट इमेजरी। अब हम रात में, क्योंकि आप वो अपर्चर रडार हम उसका यूज करते हैं, आप किसी भी फेयर वेदर में ले सकते हैं। तो अपने ऊपर जब आपको इतना भरोसा होता तभी आप ये ऑपरेट करेंगे। क्योंकि उन्होंने बालाकोट का नाम लिया, बालाकोट में उन्होंने कहा क्यों नहीं आपने दिखाया था? इसने नहीं दिखाया था क्योंकि हम जब गए थे उस समय हमारे पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी इसरो की।
कि आप फेयर वेदर में या डार्क नाइट में आप सैटेलाइट ले सकें। इस बार इंश्योर किया और ये चैलेंज लेकर के कि कोलैटरल डैमेज ना हो, और 1:30 बजे किया, ना कि मॉर्निंग में। अदरवाइज बेस्ट टाइमिंग होता है जैसे पॉप हटने वाली होती है, आप ऐसे अटैक डालिए। मगर ये जो चैलेंज है, और मैं मानता हूं, कंसिडरेशन देखिए ना कि भावलपुर है, मुरीद के है, बहुत नजदीक है, वहां पर हैबिटेट्स हैं जो सिविलियंस रहते हैं, उनको कोलैटरल डैमेज ना हो, इतना कंसिडरेशन कोई नहीं करता है। भारतीय सेना करती है कि उसमें गुंबद केवल उड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने तो देखा ना कि केवल गुंबदों की जगह पर छेद दिखाई दे रहे हैं, बाकी पूरी इमारत अपनी जगह इंटैक्ट है और अंदर भीषण तबाही है, प्रिसिजन। मैं लेकिन दूसरी चर्चा ये जानना चाहता हूं सर, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर भी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान ने तो बाज आना नहीं है, उन्होंने आतंकी घटनाओं को करना ही करना है, और जिस हिसाब से रिक्रूटमेंट्स बढ़ी हैं, बढ़ाने की कोशिश की है इन्होंने, यहां तक कि इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। पहले पंजाब से लेते थे, अब तो चले गए वो हैदराबाद में भी और कराची के अंदर भी। वहां पे बहुत बड़ी रैलीज हुई, रिक्रूट किया जा रहा था, लोगों को एनकरेज किया जा रहा था जिहाद के लिए, और साथ में जिस हिसाब से रिपेयर किया जा रहा है ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस बार एक बड़ी अहम चीज है, इन्होंने क्या किया, अपना कॉन्सेंट्रेशन नहीं करेंगे एक जगह पे जैसे भावलपुर पे था, लेकिन इस बार वो छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे लॉन्च पैड्स होंगे, ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे, ताकि एक जगह पे इतने सारे आतंकी ना मारे जा सके। एक जगह पर आतंकियों का संघनित रूप से उनको नहीं रखा जाएगा, अलग अलग जगह बिखरा कर रखा जाएगा। खबर तो ये भी है कि पीओके से भगाकर ये केपी ले जा रहे हैं। ये अगली खबर देखिए सर, लश्कर आतंकी ने दिखाई ऑपरेशन सिंदूर के जख्म, लश्कर के आतंकवादी ने मुरीद के की तबाही दिखाई। बाढ़ पीड़ितों के लिए फंड दोबारा बना रहा है, उसके जरिए आतंक के अड्डे, बाढ़ पीड़ितों को जो फंड मिला था उसको कलेक्ट किया जा रहा है और उससे बनाए जा रहे हैं आतंक के अड्डे दोबारा। ये लगातार कुछ रेवलेशंस बीते कुछ दिनों से, करीब हफ्ते भर से हो रहे हैं, कुछ आतंकवादियों की तरफ से आ रहे हैं, और पाकिस्तानी आतंकी ने खुद ऑपरेशन के दौरान, सिंदूर के दौरान मिले हुए जख्म दिखाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जनरल सेना, ये स्वीकारोक्ति हम पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन साथ में इन्होंने बहुत सारी अपनी चीजें, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरीके से इनको तबाह किया, उसके बाद इन्होंने बहुत सारी चीजें बदली भी हैं। क्या वो बदलाव भी हम लगातार खातिर में लेते जा रहे हैं और इस हिसाब से हम भी अपनी काउंटर स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं? देखिए दिनेश जी, जब आपने सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर में 21 टारगेट थे, 21 टारगेट, आउट ऑफ दैट 9 हमने चुने। तो आप सोचिए, यदि मिनट में यदि पत्ता भी हिलाते हैं ना, एक ईंट को इधर रखते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे होती है। और ये नहीं कि केवल हम, ह्यूमन इंट इतनी ज्यादा हमारी अभी है, आप बोलते हैं ना अदृश्य हाथ वहां घूमता रहता है, उड़ा देता है किसी को, वो अदृश्य हाथ भी हमें इंफॉर्मेशन देता है, अज्ञात व्यक्ति। हाँ, अज्ञात व्यक्ति। और आपने एक बड़ी अच्छी बात की, भागो भाईजान भागो। मैं सुना था, मैं भी भूल गया, ये पूछ रहे थे मेरे कि क्या है। देखिए, जब ऑपरेशन चल रहा था 7, 8, 8, 9 की रात में, तो पीओके के ऊपर में बहुत बड़ा हमला गया था हमारे, और खास करके हमारे आर्मी के हेवी वेपन्स का गया। तो वहां से खबरें आई थी और रिकॉर्डेड है वो, मैंने सुनी है उसको, अभी याद पड़ा, वो रिकॉर्डेड है। भागो भाईजान भागो, पीछे भागो, भागो भागो मुजफ्फराबाद भागो, छोड़ दे, भाग गए। तो लोग कुछ कहते हैं ना, क्यों नहीं हमने जाकर के उसको पकड़ लिया? मतलब वो लोग आपस में जो बात कर रहे थे उसका इंटरसेप्ट आपने सुना है? हाँ, और उसमें कह रहे थे भागो भागो, बड़ा हैवी के पास में है, हैवी फायर आ रहा है, भागो पीछे भागो, पीछे भागो। और ये हमारे, मैं नहीं कर रहा हूँ, देखिए चैनल में जज्बे वाली कौम ये वाली बात क्यों कर रही थी, भागने वाली? ऐसे ही भागते हैं। एक और चीज भी है, अभी देखिए जितने भी ये आतंकी हैं, अभी सुलेमान था उनका कमांडर इसके अंदर, और पहलगाम के अंदर, वो एक पैरा कमांडो था, पाकिस्तान आर्मी का, रिटायरमेंट के बाद ये काम कर रहा था। उसको हमने मारा, हमारी सेना ने मारा, और बड़े उसके मरने के बाद जब उसका जनाजा के बारे में बातचीत चल रही थी, वहां पे फंक्शन किया जा रहा था गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर, तब वहां पे रिजवान हनीफ आया। रिजवान हनीफ को जूते मार मार के उन्होंने निकाला, तब भी ये बात आई थी, भागो भाईजान भागो। अब तो गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग भी हमारे पीछे पड़ गए हैं, और इसी वजह से वहां से अब टेरर कैंप्स जो है वो हटा के और दूसरी जगह गिलगिट बाल्टिस्तान वाले कह रहे होंगे ना कि तुमने जगह जगह ये जो जहर यहाँ बो दिया है, इसमें जब इसको उखाड़ने की बारी आएगी तो हम भी तो इसके शिकार बनेंगे, तुम्हारे इसके साथ घुन की तरह हम क्यों पिसेंगे? और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन पर बड़ी खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में पड़ी मार के बाद आतंकी संगठन ने ठिकाने बदले हैं, खैबर पख्तूनवा शिफ्ट हो रहे हैं जैश और हिजबुल के ठिकाने। 7 मई को हुए भारतीय एक्शन में पीओके में 9 से ज्यादा आतंकी ठिकाने तबाह हुए थे। सर, ये एक तो ये कि स्ट्रैटेजिकली अगर इनके लिए इंपॉर्टेंट ना होता ना पीओके में रहना, तो यार यहाँ रहते नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेन करते हैं, उसके बाद ये लॉन्च पैड बनाते हैं, यहाँ अंदर इंसर्ट करा देते हैं उन लोगों को। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इनको मार पड़ने का डर भी लगने लगा है। अगर केपीके जाते हैं तो केपीके में तो दूसरी तरह की मुसीबत इनके लिए इंतजार कर रही है। वो तो कर ही रही है।
मगर केपीके के अंदर में जो है ना, जब ये जाएंगे वहां पर, तो इनको कुछ लगता है कि शायद ये टीटीपी से कहीं मिल गए, क्योंकि कौन जा रहे हैं, आतंकवादी जा रहे हैं ना। और उनका क्या है? हाँ। इसके लिए नहीं तो उसके लिए बंदूक पकड़ लेंगे, तो उसके लिए बंदूक पकड़ेंगे और सीधा घुमाएंगे इनकी तरफ। हाँ। क्योंकि उनको भी ये लगने लगा, देखिए क्यों ऐसे, मैं भी सोच रहा था, मैं आकलन कर रहा था, ऑल ऑफ अ सडन सारे के सारे क्यों बोल रहे हैं, कश्मीरी बोलता है, कोई दूसरे भी बोल रहे हैं कि ये हो रहा है। कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि इनको अपने गन को मोड़ना पड़ेगा, और ये यदि मौका आया। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि आतंकवादी तंजीमें अगर उधर गई तो केपीके में जाके टीटीपी के साथ मिलकर खुद इनके खिलाफ मोर्चा खेल खोल देंगी। बताइए, बलूचिस्तान के अंदर में आप भी चलाते हैं। हाँ। ऐसी हालत हो गई है। हाँ। 2 कोर है, 2 कोर, जो क्वेटा वाला कोर है वहां से 20 नहीं तो इनका तो सिलेबस अलग होता है ना जी? इनको तो एंटी इंडिया सेंटीमेंट वाला सिलेबस पढ़ाकर ब्रेन वॉश करके इस तरीके से ट्रेन किया जाता है। कमांडर बहल के बिल्कुल। और एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आती है, इन लोगों का कोई धर्म नहीं होता आतंकियों का। तो जनरल साहब जो बोल रहे हैं उसमें भी सच्चाई है। ये केपीके तो जाएंगे, ये जरूर है कि इनको पश्तून मुस्लिम्स जो है वो उनको तो आप ये कह रहे हैं केपीके गए तो ये बोलेंगे जैश वाला कितना दे रहा है भाई तेरे को ये कितना दे रहा है लश्कर वाला, एक काम करिए 100 रुपए ऊपर से पकड़, इनको ही मार। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पर लेकिन पश्तून जो मुस्लिम्स हैं वो इनको वहां पे अपना जगह बनाने नहीं देंगे, इनको इन्फ्लुएंस करने नहीं देंगे, और हो सकता है कि उनके प्रेशर के अंदर जो जनरल साहब कह रहे थे वो भी बात सच्ची हो सकती है। आपने सुना होगा ऑपरेशन महादेव चला था, जहां पर मारे गए थे या आतंकी जो पाल मार मार, जो हालत इनकी हुई है, इनकी कौमें जो हैं वहां के जनरेशन वो फील करेंगे कि नहीं आना है, क्योंकि अब तो हम बहुत सख्त हो गए हैं। ऑपरेशन महादेव में यदि आप देखेंगे किस तरह से मारे गए ये लोग, देखिए एक लास्ट की तरह मारे गए। ये कहना चाहता हूँ, पश्तून मुस्लिम्स को, जो वहां के जो पश्तून हैं उनको ब्रिटिश कंट्रोल नहीं कर पाए। आपको याद होगा वहां पे हमारे जो मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जुन सिंह, जब एयरफोर्स नई बनी थी, वापी थी, एयरक्राफ्ट से उनके ऊपर ट्राइबल्स के ऊपर बम्बार्डमेंट की जा रही थी। ना वो पाकिस्तान के कंट्रोल में थे ना ब्रिटिश कंट्रोल में थे, उनको सिर्फ भारतीय फौजें, सिख रेजिमेंट्स या फिर महाराजा रणजीत सिंह ही कंट्रोल कर पाए थे, और आज तक ना पाकिस्तान कंट्रोल कर पाया ना ही कोई फौजें उनको। तो बढ़िया है, केपीके जाइए, वहां दूसरे तरह का वेलकम आपका होने की तैयारी है। और बलोच आर्मी से हारी मुनीर की सेना, बीएलए के लड़ाकों ने क्वेटा कराची हाईवे पर किया कब्जा। ये बहुत बड़ी खबर है। क्वेटा कराची हाईवे पर कब्जा, लाख पास टोल प्लाजा के पास सेना को खदेड़ा, और कहा यह जा रहा है कि क्वेटा कैंट से इनकी दूरी केवल 20 किलोमीटर के आसपास की बची है सर। 20 किलोमीटर मात्र। हाँ। और वहां कोर है, हाँ। छोटी मोटी नहीं होती। हाँ। कोई बटालियन, ब्रिगेड, डिवीजन, कोर, हाँ। और 2-2 कोर पहुंच चुके हैं वहां क्वेटा में। हाँ। और वहां बताइए पूरे के पूरे हाईवे को आप ले लेना 20 मात्र में, और वहां पर चेक पोस्ट बना दिया है। मींस यदि वहां से गुजरेंगे तो वो चेक करेंगे गाड़ियां, ना कि वहां की मिलिट्री चेक करेंगे। तो है तो बहुत बुरी हालत हो चुकी है। देखिए क्वेटा में तो, क्वेटा को छोड़ दे हम छोड़ दे ग्वादर को, बाकी कहीं पे भी पाकिस्तान आर्मी की रिटर्न नहीं करती। 71 अटैक 51 लोकेशन में इस साल सैकड़ों के करीब मारे गए हैं पाकिस्तानी सोल्जर्स। वो बैटल ग्राउंड है उनका, क्योंकि लोग अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। आपको में याद होगा मीर यार बलूच ने क्या कहा था? आप ये जो कह रहे थे जी, ये क्वेटा और ग्वादर, इन जगहों पर मिलिट्री, पाकिस्तान की मिलिट्री एकदम लाचार नजर आ रही है। ये जगहों पे उनका फिर भी कंट्रोल है। अच्छा, इन जगहों पर फिर भी कंट्रोल। इन जगहों से जब वो बाहर जाते हैं किसी भी रूरल एरिया में, वहां पे सिर्फ बीएलए और बीएलएफ की रेट चलती है। बीएलएफ ने तो सर अब तो ये क्वेटा कैंट पहुंच रहे हैं, 20 किलोमीटर की दूरी बची हुई है। तो सोचिए पाकिस्तान आर्मी का क्या हाल होगा। ट्रेन तक तो इन्होंने ले ली थी, जाफर एक्सप्रेस। बिल्कुल। और साथ में ऑपरेशन बाम जब से शुरू हुआ था बीएलएफ का, उन्होंने सैकड़ों के हिसाब से पाकिस्तानी सोल्जर्स को अलग अलग जगह पे मारा था। ये चीजें तो बाहर आती भी नहीं है। कहते हैं सर इनको मजीद ब्रिगेड रात में बोल दो तो ये नींद से हड़बड़ा के उठ जाते हैं। ये बात सही है? वो सुसाइडल ब्रिगेड है, उससे तो बहुत डरते हैं। हाँ। उनका कोई भी सिपाही, चाहे वो मेल है या फीमेल, इनको नहीं पता। वो आके अपने आप को उड़ा देते हैं, और इनका पूरा कॉन्वॉय के अंदर जो व्हीकल्स होती है तबाह बर्बाद होते हैं। 5 से 10 मारे जाते हैं इनके सोल्जर, और ये कई बार हो चुका। सवाल यह है कि जब इनको इनकी ये दवाई पिलाई जाती है तो इनको लगता कैसा होगा? मीठा लगता होगा या कड़वा? और अगली खबर यह है कि पाकिस्तान के परमाणु बम पर अमेरिका की रिपोर्ट आई है। पाकिस्तान के एटम बम दुनिया के लिए खतरा, ये है अमेरिका। देखा मुनीर, पाकिस्तान के एटम बम दुनिया के लिए खतरा। जाओ लंच कराओ। अमेरिका से 4 बार खाना खा के आने के बाद भी यही मिलेगा जो ये मिल रहा है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट में खुलासा। रिपोर्ट में कहा गया पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम में पारदर्शिता नहीं, और बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं सर, और ये बड़ी सहमति बनती जा रही है, खासतौर से जब से इन्होंने ये कहा है कि नेटो जैसा हम संगठन बनाएंगे, मेटो बनाएंगे, मुस्लिम अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, जैसी बातें हो रही हैं। तो ये कहा जा रहा है कि भाई इनसे ले लो,
इनसे इनके न्यूक्लियर ये सच्चे हैं झूठे हैं जैसे भी हैं, न्यूक्लियर के नाम पे जो डब्बा रखा है या वाकई न्यूक्लियर है, हटाओ वहां से। देखिए, अमेरिका का सीक्रेट प्लान है, ये आज का प्लान नहीं है जो आपको मैं स्विफ्ट एंड ग्रैब का बता रहा हूं। सर ये थोड़ा और विस्तार से बताएं क्या है स्विफ्ट एंड देखिए, ग्रैब? स्विफ्ट एंड ग्रैब में ये है कि वहां से उनके सील्स आएंगे, नेवल सील्स, अमेरिकन के कमांडर। अच्छा, स्विफ्टली दे विल कम They will and they will grab the weapon. They will grab the thing. अच्छा। इसके अलावा उन्होंने एक इंश्योर किया, जब हम लोग मार रहे थे, जब एयरफोर्स मार रही थी हमारे, क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? क्योंकि अमेरिकन वहां हैं, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, नूर खान और आसपास सब जगह है। वो उन जगहों में है क्योंकि इनको डर है, बहुत बड़ा डर है। किराना में भी है क्या सर? अमेरिका वहां भी बैठे, अमेरिका वहां भी है क्या? वहां भी है। सबसे तो सर एक तरफ तो वहां बैठे हुए हैं, नहीं मेरे को तो ये बड़ा घनचक्कर वाला मामला है सर। एक तरफ तो आप बैठे हुए हैं वहां, फिर दूसरी तरफ आप अपने यहाँ साइंटिस्ट की रिपोर्ट पब्लिश कराते हैं बताने के लिए कि यहाँ पर बड़ा खतरा है, दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। ये दो तरह का किस तरह का काम है? देखिए, बिल्कुल फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट क्लियरली बता रहे हैं कि जो ये न्यूक्लियर वेपन्स, आपको याद होगा लिटिल बॉय एंड फैट मैन जो इस्तेमाल हुए थे वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, 2,20,000 लोग मारे गए थे, वो तो सिर्फ 2 बॉम्ब थे 15 से 20 किलो टन के अंदर। आज पाकिस्तान के पास क्षमता है 172 न्यूक्लियर वेपन्स की, और जिसके अंदर जो उनके 5 से 20 किलो टन के तो है ही हैं, पर इनके कुछ स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम भी है 40 किलो टन के, यानी कि भारी तबाही मचा सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो जिहादी इनका नंबर 1 फोर्स है, जो मिलिट्री फोर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता, कल अगर उनके हाथ में पड़ गए तो पूरे विश्व को खतरा है। और यही चीज बता रहे हैं, पाकिस्तान को IAEA के कंट्रोल में लेके तो मतलब अमेरिका के साइंटिस्ट की पूरी एक बॉडी इसको सालों तक स्टडी करती है, तब जाके इनके लिए गुड मॉर्निंग होती है। ये तो हम यहां बैठे बैठे बगैर स्टडी के बता सकते हैं सर ये। और दूसरे, अगर पाकिस्तान में उन तमाम जगहों पर अमेरिकी बैठे हुए भी हैं, अमेरिकी इनको मदद भी दे रहे हैं, जब वहां पर जाकर भारत का कोई पटाखा फूटता है तो तुरंत अमेरिका से कॉलें भी आने लगती हैं कि देखो देखो बचाओ, वहां पर ये ना होने पाए। और दूसरी तरफ इनको साइंटिस्ट की रिपोर्ट चाहिए होती है पता करने के लिए। अभी आप बताइए, सरगोदा पे जब हमने बॉम्ब गिराए थे, जो कुछ ही दूर है किराना हिल से, तो लोग तो ये कहते हैं हमने किराना हिल्स की एंट्रेंस पे गिराए हैं। अरे भाई नहीं गिराए, पर अगर उधर से ही हम सरगोदा पे ही गिराए हैं और इफेक्ट अमेरिका तक रिपल पहुंच रहा है, और अमेरिकन जहाज आया था सैंड और वो मुझे तो दूसरी बात लग रही है, आप लोग बताइएगा अगर मैं सही कह रहा हूं तो। इशाक डार ने 2 दिन पहले जो स्टेटमेंट दिया कि अमेरिकी मध्यस्थता नहीं थी, भारत कह रहा था तीसरा कोई मंजूर ही नहीं है, और जैसे ये बात सामने आई है उसके बाद 2 महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं। BLA को लेकर ये वीटो हुआ है, और दूसरा ये वाली रिपोर्ट आ गई है कि तुम्हारे वाले न्यूक्लियर तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ये सही आकलन है कि नहीं आप बताइएगा। लेकिन अगली खबर देखिए, दक्षिण लेबनान पर इजराइल ने की बमबारी, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकाने तबाह, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया टारगेट। अब देखिए यहाँ हिजबुल्लाह को कंप्लीटली अबॉलिश करना, उधर हमास को गाजा पट्टी से एकदम साफ कर देना, जहां पर भी वो किसी दूसरे मुल्क में भी मौजूद है वहां पर भी जाकर उनकी सफाई करना, झाड़ू चारों तरफ लग रही है। उधर हूतियों को भी साफ किया जा रहा है, और ये सफाई अभियान इजराइल कह रहा है कि हम लगातार जारी रखेंगे। देखिए जरा इस समय कितनी भीषण तस्वीरें हैं, कितने बड़े इलाके को दक्षिणी लेबनान में ये टारगेट किया गया। देखिए जरा, ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये इमारत आपको दिखाई दे रही है, और कुछ ही देर में यहाँ केवल धुआं दिखाई देता है, और यहाँ पर जो था वो इतिहास हो जाता है। कमोडोर बहल, लेकिन ये दोनों तरह की बातें हो रही हैं। जिस तरीके के एग्रेशन के साथ और संकल्प के साथ इजराइल जा रहा है, अब उसकी मुसीबतें बीते दिनों की बात होने वाली हैं। लेकिन दूसरा इसमें व्यू पॉइंट ये है, ये मुसीबतें ऐसी हैं जिसमें एक इकोसिस्टम, जिसमें पैसे का एक इकोसिस्टम बना हुआ है, जुड़ा हुआ है, और ये खत्म नहीं होने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 5 देशों पे उन्होंने हमला किया, तुनीसिया से लेकर आप देखिए यमन, और साथ में उन्होंने कतर को भी अटैक कर दिया, और लेबनान को अटैक किया, सीरिया को अटैक किया। ये 5 देशों को उन्होंने अटैक किया। और जैसे हम उस दिन मजाक में बोल रहे थे कि एक दिन लगता है इनको हूती यहाँ पे हैं, उधर वो सुबह एड आता है ग्लोब लेके और कहता है कि अच्छा ये यहाँ पे भी बचा हुआ है, ठोको वहां पे। तो ये बातें होती है, लेकिन ये सारी बातों में आप जो मेजर चीज ये आती है कि सारे के सारे आतंकियों को पूरे विश्व से कोई भी देश खत्म नहीं कर सकता। तो ये जो इकोसिस्टम है उसको खत्म करने के लिए या तो पूरा विश्व एकजुट हो, और इस इकोसिस्टम को ड्राइव करती है ड्रग मनी, और ड्रग मनी के साथ बहुत सारे बिजनेस लगे रहते हैं। और ये जो पैसा एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, इस पैसे पे भी अंकुश लगाना पड़ेगा। और कई पॉलिटिकल लीडर्स उन्हीं देशों के जो इनको रोकना चाहते हैं वो भी उसमें, और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री लगातार हर एक मंच से इस बात को जोर देकर कहते रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, गुड और बैड टेररिज्म वाला फर्क छोड़ना पड़ेगा, और जब तक पूरी दुनिया इसके लिए संकल्प नहीं लेती तब तक ये रक्त बीज जैसी जो समस्या है इससे निजात नहीं मिल सकती। अगली खबर, यमन पर अटैक के लिए इजराइल तैयार, हूती के वार पर इजराइल करेगा पलटवार। हूतियों का बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव पर हमला और मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिया गया। IDF ने यह बात कही, और कल ही हमने आपको यह बताया था कि बेंजामिन नेतन्याहू के प्लेन तक को इन्होंने
टारगेट करने की हिमाकत की, तो उधर से हूती भी गजब हिमाकत कर रहे हैं और इधर से आईडीएफ भी ये बता रहा है कि एग्जिस्टेंस की बात है तो वो किसी भी तरह के खतरे से दो हाथ करने के लिए तैयार है। जरा सुनिए इस आवाज को। एक भीषण धमाके की आवाज आती है, लेकिन उससे पहले अगर आपने देखा हो तो पीछे से किसी कहकहे की भी आवाज आती है, जो शायद कोई महिला स्वर है, और वो उस दौरान हंसने का कहां पर उनको कारण नजर आ रहा है मुझे तो समझ में नहीं आता, लेकिन सर वो आवाज भी आई हमको। ये कहीं उधर का था, यमन का था कि जी 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 जी। देखिए यमन के अंदर में, अब आपने कल ही बताया था कि हुदैदा में हो रहा है, सना में हुआ है। सना में तो उनके प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द कंप्लीट टॉप लीडरशिप हैज गॉन फिनिश्ड, मगर जो उन्होंने किया था उसमें 21 तो सर टॉप लीडरशिप अगर चली गई है तो इनको फिर कौन इस तरीके से कमांड कर रहा है, कौन इनको टास्क दे रहा है, कौन इनको गवर्न कर रहा है? फिर पूरा हमास का टॉप लीडरशिप तो खत्म हो गया, ऊपर से लेके नीचे तक। ये इनकी लीडरशिप देखिए, इनके ना तुरंत ये एब्सोल्युटली ऐसे होते हैं ना, फिर निकल आते हैं कोई, वो बन जाता है लीडर। और ये सारे के चीजों के पैसे की है लड़ाइयां हैं। इवन यहाँ पर यमन के अंदर में मैं ऐसा मानता हूँ कि हूती जो है, और क्या इसलिए है कि वहां पर जो यंग है वो सबसे ज्यादा है, 50% तो यंग है, 16 साल से नीचे वाले हैं लड़के। तो उनको तो किसी ने बताया चलो 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 हथियार उठाओ, घोड़े उठाते हैं, क्योंकि यमन ऐसा देश है सबको चौंकाया, पूरे विश्व को चौंकाया है। अमेरिका ऐसा देश को B2 बॉम्बर से वहां किया है, मगर वो नहीं माने हैं अभी भी। देखिए ईरान नहीं कर रहा, हिजबुल्लाह नहीं कर रहा, हमास का हालत बुरा, ये तो किए जा रहे हैं ना। तो ये बड़ा आसान नहीं है, लेकिन फिर इजराइल उसी का नाम है, वो आसान हो या मुश्किल चैलेंजेस अगर सामने निपटाता है, अगर खतरा है उनकी सुरक्षा के लिए। और रूस के युद्धाभ्यास से टेंशन में है नेटो देश। अगली खबर ये कि 1 लाख सैनिकों के साथ रूस बेलारूस का युद्धाभ्यास चल रहा है। ज़ैपैड युद्धाभ्यास से पोलैंड हुआ सुपर अलर्ट। नेटो के बॉर्डर के करीब रूस ने खोला ये मोर्चा ज़ैपैड। युद्धाभ्यास में रूस ने निकाला परमाणु जखीरा। ज़ैपैड से पूरे यूरोप को और अपने दुश्मनों को एक बड़ा संदेश दे रहा है रशिया, और उसके साथ कदम ताल कर रहा है बेलारूस भी। कोमोडोर बहल ये पिछले कुछ दिनों से लगातार ज़ैपैड के बारे में हम खबरें भी दे रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि ये किस तरीके की मसल फ्लेक्सिंग है, किसके लिए क्या क्या